गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपके संचयन इस पुस्तक की कहानी सपनों कैसे दिन पढ़ाने वाली हूँ। इस कहानी के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि शायद ये हमारे कहानी है या फिर हम जो बच्चे मस्ती करते हैं उनकी कहानी है। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लेखक ने उनके बचपन में वो कहाँ के थे और किस प्रकार से मस्ती करते थे और उनके साथी भी किस प्रकार से मस्ती करते थे। तो ये उनकी पूरी कहानी है। फिर छुट्टियां बीतने लगती तो दिन गिनने लगते। प्रत्येक दिन डर बढ़ता चला जाता। खेलकूद और तालाब में नहाना भी भूलने लगता। मास्टरों ने जो छुट्टियां में करने के लिए काम दिया होता उसका हिसाब लगाने लगते। मतलब जब लेखक जो समर वेकेशन है या फिर जो मई महीने की जो छुट्टियां होती थी तब वो अपने नानी के घर में ननिहाल में जाते थे और वहां पर बहुत ही मस्ती करते थे। किसी तालाब में जाकर नहाना भी करते थे और कहीं मतलब उनके नानी के बाजू में जो रहने वाले लोग हैं उनके घर पर जो बच्चे हैं उनके साथ बहुत ही मस्ती मजाक करते थे। बहुत अपनी छुट्टियों के साथ मस्ती मजाक के साथ गुजारते थे। लेकिन जैसे ही छुट्टियों के दिन खत्म होने को आते फिर उनको उनके मास्टर जी है उन्होंने जो छुट्टियों के लिए जो गृह कार्य दिया था, जो होमवर्क दिया था, फिर उसकी याद आती थी। फिर वो हिसाब लगाने लगते कि हाँ अब 20 दिन बचे हैं तो 20 दिन में हम कितने कितने विषय को कितने कितने दिन देंगे। इस प्रकार से वो हिसाब लगाते थे। जैसे हिसाब के मास्टर जी 200 से कम सवाल कभी न बनाते। मन में हिसाब लगाने की यदि 10 सवाल रोज निकाले तो 20 दिन पूरे हो जाएंगे। फिर एक सब्जेक्ट को अगर उन्होंने 200 से सवाल मतलब अगर 200 सवाल दिए हैं तो एक दिन में अगर वो 10 सवाल लेते तो वो शायद 20 दिन में उनकी पढ़ाई पूरी हो सकती है, होमवर्क पूरा हो सकता है। इसलिए वो हिसाब लगाते थे। जब ऐसा सोचना शुरू करते तो छुट्टियों का 1 महीना बाकी हुआ करता। मतलब जब वो प्लानिंग करते थे तो 1 महीना बाकी था। एक एक दिन गिनते 10 दिन खेलकूद में और बीत जाते। स्कूल की पिटाई का डर और बढ़ने लगता। परंतु डर भुलाने के लिए सोचते कि 10 दिन की क्या बात, सवाल तो 15 भी आसानी से रोज निकाले जा सकते हैं। फिर वो हिसाब लगने पहले करते थे कि हाँ 1 महीने में हमारी पढ़ाई पूरी हो सकती है। फिर भी उनको पढ़ाई को मन नहीं होता था। फिर ऐसे ही वो खेलकूद में अपने दिन बिताते थे। लेकिन फिर वो प्लानिंग करते हाँ अगर पहले हम एक दिन में 10 सवाल लेने वाले थे, अब दिन कम पड़ गए तो एक दिन में हम 15 सवालों के भी जवाब लिख सकते हैं या फिर दे सकते हैं। जब ऐसा हिसाब लगाने लगते तो छुट्टियां कम होते होते जैसे भागने लगती। दिन बहुत छोटे लगने लगते। दिन बहुत छोटे लगना ये मुहावरा है, मतलब दिन जल्दी बीतना। मतलब वो पहले खेलने कूदने में इतना समय बिताते थे कि पढ़ाई के लिए दिन बहुत ही कम बचते थे। ऐसा महसूस होता जैसे सूरज भागकर दोपहर में छिप जाता हो। जैसे जैसे दिन छोटे होने लगते स्कूल का भय बढ़ने लगता। हमारे कितने ही सहपाठी ऐसे भी होते जो छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। मतलब उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे, लेखक तो अच्छे थे और उनके कुछ दोस्त भी अच्छे थे। तो वो पहले मतलब बहुत डर जाते थे कि हाँ अब दिन बहुत कम रह गए हैं, इतने कम दिनों में पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन लेखक के जो सहपाठी है, सहपाठी मतलब उनके साथ में पढ़ने वाले, उनकी कक्षा में पढ़ने वाले कुछ दोस्त ऐसे भी थे लेखक के कि वह छुट्टी में जो स्कूल का होमवर्क दिया है वह कम समय में करने की बजाय वो ऐसा इतना गंदा भी सोचते थे कि छुट्टियों का काम करने की बजाय मास्टरों की पिटाई अधिक सस्ता सौदा समझते। सस्ता सौदा मतलब आसान उपाय। मतलब उस जमाने के कुछ बच्चे इस तरह से भी इतनी गंदी बात भी सोचते थे कि उनके जो मास्टर जी है शायद हम उनकी ही पिटाई कर दे, इस पढ़ाई से बेहतर है। इस तरह से बहुत ही बुरे ख्याल उनके भी थे। लेखक के नहीं थे लेकिन उनके दोस्तों के थे। हमें जो पिटाई से बहुत डरा करते उन बहादुरों की भांति ही सोचने लगते। ऐसे समय हमारा सबसे बड़ा नेता ओमा हुआ करता। फिर लेखक तो अच्छे बच्चे थे, सिंसियर बच्चे थे। तो वह बहुत डरते थे कि अब हमारी पढ़ाई कैसे होगी, दिन तो बहुत कम पड़ गए हैं। लेकिन कुछ बहुत बहादुरी के साथ इसको लेते थे और कहते थे कि अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा। फिर मास्टर जी के बारे में भी वो गलत सोचते थे। तो इन सबसे बहादुर लड़कों में से एक था ओमा, जो कि इस ग्रुप का लीडर था। वो कहता था कि अगर नहीं करेंगे पढ़ाई तो क्या होगा। लेकिन क्या होगा इस बात का पता हमें आगे चल गया है कि लेखक जो है वह पढ़ लिख कर, सिंसियर थे लेखक, तो
पढ़ लिख कर लेखक बहुत ही नामांकित, बहुत ही फेमस लेखक बन गए हैं। किसी स्कूल में वो अध्यापक रहे, बाद में वो मुख्याध्यापक भी रहे हैं। मतलब पढ़ाई का नतीजा जो होता है, या फिर हम जो पढ़ाई करते हैं उसका परिणाम तो अच्छा ही होता है। जैसे हमारे लेखक को परिणाम अच्छा ही मिला। हम सभी उसके बारे में सोचते कि हमारे में उस जैसा कौन था। कभी भी उस जैसा दूसरा लड़का नहीं ढूंढ पाते थे। उसकी बातें, गालियां, मार पिटाई का ढंग तो अलग था ही। उसकी शक्ल सूरत भी सबसे अलग थी। मतलब अकेला ओमा था, वो खुद की तरह ही था। उसके जैसा दूसरा कोई बच्चा नहीं था। वो बहुत ही साहसपूर्ण था, लेकिन वो बहुत ही मारपीट करता था, गालियां देता था। मतलब पढ़ाई में तो उसकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। सिर्फ गाली गलौज करना, मारना, पीटना, और दिखने में सबसे अलग था। लेखक और उनके दोस्त सोचे कि ओमा जैसा दूसरा कौन है, तो ओमा जैसा दूसरा कोई नहीं था। हांडी जितना बड़ा सिर, हांडी मतलब बहुत बड़ा भगोने जैसा उसका बहुत ही बड़ा सिर था। उसके ठिंगने 4 बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता, उसका जो शरीर था, ठिंगना था मतलब कम था, हाइट में कम था वो। बालिश्त, बालिश्त मतलब हथेली, यहाँ पर लिखा है मैंने। बालिश्त के शरीर पर ऐसा लगता, मतलब उसकी जो हाइट है वो कम थी और उसका जो सिर था वह बड़ा था। ऐसे लगता जैसे बिल्ली के बच्चे के माथे पर तरबूज रखा हो। मतलब उसके शरीर का वर्णन यहाँ पर किया है कि उसकी हाइट कम थी, लेकिन उसका जो सिर जो है वो बहुत बड़ा था। तो उसको इस प्रकार से लेखक ने बताया है कि ऐसे लगता कि उसका शरीर जो है वो बिल्ली की तरह हो, छोटा सा, और उसके बिल्ली के शरीर पर बहुत बड़ा तरबूज रखा हो, वाटरमेलन वो रखा हो, इस तरह से वो दिखाई दे रहा था। इतने बड़े सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चों जैसा चेहरा और भी अजीब लगता। सिर तो उसको बहुत बड़ा था, हाइट कम थी, लेकिन उसके सिर में नारियल की सी आंखों वाला बंदरिया के बच्चे जैसा चेहरा, मतलब वो दिखने में बहुत ही बिल्कुल अच्छा नहीं था। लेखक ऐसा कह रहे हैं कि वो बंदरिया जैसे चेहरे वाला था, बहुत ही अजीब दिखने में दिखता था, वो लगता था। लड़ाई वह हाथ पांव नहीं सिर से किया करता। मतलब देखो, उसको भगवान ने हाइट कम दी है, सिर बढ़ा दिया है, तो उसका उपयोग उसने मारपीट करने के लिए शुरू किया था। जब सांड की भांति पुकारता, सिर झुकाकर किसी के पेट या छाती में मार देता, तो उससे दुगने तिगुने शरीर वाले लड़के भी पीड़ा से चिल्लाने लगते। मतलब उसको भगवान ने हाइट कम दी थी, लेकिन सिर बढ़ा दिया था, तो अपने सिर का वो दुरुपयोग कर रहा था, अच्छा उपयोग नहीं कर रहा था। अगर उसको कोई बच्चे चिढ़ाते या फिर ये भी मारपीट करने वाला ही स्वभाव था इसका, तो वह सांड की भांति पुकारता। पुकारता मतलब आक्रमण करते हुए भयंकर आवाज निकालना। मतलब सांड जिस प्रकार से, सांड जो प्राणी है हमने देखा है, जिस प्रकार से वो हमला करता है अपने सिर से, तो इस प्रकार से वो हमला करता था सांड की तरह। और उससे दुगने तिगने शरीर वाले, मतलब हाइट में बहुत ऊंचे जो बच्चे हैं या फिर बहुत शरीर में बहुत बड़े हैं, ऐसे बच्चों को भी अपने सिर से अब उनके पेट में वो इस तरह से जोरदार पीड़ा पहुंचाता कि वो भी बहुत ही चिल्लाने लगते थे। मतलब अपने सिर के माध्यम से वो दूसरे बच्चों से मारपीट करता था। हमें डर लगता कि किसी की छाती की पसली ही ना तोड़ दे। पसली मतलब छाती की जो हड्डी होती है, यहाँ पर लिखा है मैंने शब्द, जो छाती की हड्डी है, शायद लेखक को और उनके दोस्तों को लगती कि अब ये किसी दूसरों की हड्डी ही, छाती की हड्डी ही तोड़ देगा। मतलब देखो, इस कहानी के माध्यम से जैसे जैसे हम ये कहानी पढ़ते चले जाते हैं, तो उस प्रकार से हमें ये पता चल जाता है कि शायद ये हमारे स्कूल के दिनों की ही कहानी है। मतलब अब उतनी मारपीट नहीं होती है, कुछ बदलाव आया है। उस जमाने में उनके जो पिताजी हैं वो भी बहुत मारपीट करते थे, बच्चों के साथ बहुत मारते थे, और उनके अध्यापक जो है वो भी बहुत मारते थे। आगे लेसन में दिया है, अभी तक उतना नहीं आया है, आगे दिया है कि जो उनके टीचर है वो उनको कितना मारते थे। लेकिन अभी काफी बदलाव आया हुआ है, या फिर बच्चे भी उतनी मारपीट करते थे, उतनी आज नहीं करते हैं। लेकिन हमें कभी कभी लगता है बहुत बार कि ये पूरी स्कूल की कहानी है, मस्ती मजाक की कहानी है, तो शायद हमारी ही कहानी है। उसके सिर की टक्कर का नाम हमने रेल बम्बा रखा हुआ था। रेल के कोयले से चलने वाले इंजन की भांति बड़ा और भयंकर ही तो था। मतलब जो हमला करता था यह, तो उसकी जो सिर की जो टक्कर होती थी
मतलब जो सिर से दूसरों को अटैक करता था, उसको लेखक ने और उनके दोस्तों ने एक नाम दिया था रेल बम्बा। क्योंकि जैसे कोयले से जो इंजन चलता है रेलवे का, तो उसके भांति इसका भयंकर शरीर तो था ही, और वह आवाज भी मतलब ऐसे चिल्लाकर किसी दूसरे बच्चों के ऊपर अटैक करता था ये। तो ये ओमा था, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब था ओमा, और बहुत ही मारपीट गाली गलोच करता था। तो उसके जैसा वही था, उसके जैसा दूसरा कोई इतना डरावना बच्चा नहीं था। हमारा स्कूल बहुत छोटा था, केवल छोटे छोटे 9 कमरे थे, जो अंग्रेजी के अक्षर एच की भांति बने थे। मतलब जैसे अंग्रेजी का अक्षर होता है एच, कि यहाँ कुछ कमरे, इस साइड में कुछ कमरे, और बीच में जो स्लीपिंग लाइन है एच की, तो वहां पर कुछ कमरे, ऐसे टोटल 9 कमरे थे, और बहुत ही छोटा स्कूल था ये। दाई और पहला कमरा हेडमास्टर श्री मदन मोहन शर्मा जी का था, और जब दाही और पहला कमरा था तो उनके जो हेडमास्टर है, जो प्रिंसिपल है, उनका नाम है मदन मोहन शर्मा, उनका कमरा था, जिसको हम आजकल हम केबिन कहते हैं, जिसके दरवाजे के आगे हमेशा चीख लटकी रहती। स्कूल के प्रेयर मतलब प्रार्थना के समय वह बाहर आते और सीधी कतारों में कद के अनुसार खड़े लड़कों को देख उनका गोरा चेहरा खिल उठता। मतलब जब प्रेयर होती थी, प्रार्थना होती थी, तो वो अपने कैबिन से बाहर आते थे, और हाइट के अनुसार वहां पर बच्चों को खड़ा किया जाता था, जैसे हम भी करते हैं, छोटे बच्चे आगे और जो जिनकी हाइट ज्यादा है वो पीछे। तो उन लड़कों को देखकर उनका जो गोरा चेहरा है, मतलब मदन मोहन शर्मा, वो जो प्रिंसिपल थे उनके, वो बहुत गोरे रंग के थे, तो उनका चेहरा बच्चों को देखकर खिल उठता था। सारे अध्यापक लड़कों की तरह ही कतार बांधकर उनके पीछे खड़े होते। जो अध्यापक है मतलब जो टीचर है बच्चों के पीछे खड़े होते थे, कतार में, कतार मतलब एक लाइन में खड़े होते थे। केवल मास्टर प्रीतम चंद पीटी लड़कों की कतारों के पीछे खड़े खड़े यह देखते थे कि कौन सा लड़का कतार में ठीक नहीं खड़ा, और जो पीटी के अध्यापक थे, उनके स्पोर्ट्स टीचर थे, तो इन लड़कों के बीच में घुमा करते थे, और उन लड़कों के पीछे जो लाइन्स थे, कतारें है, वहां पर जाकर देखते थे कि सारे बच्चों की एक लाइन स्ट्रेट बनी है या नहीं है। मतलब उस जमाने से ये रूल चलता आ रहा है कि जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं या फिर किसी एक्टिविटीज के लिए ग्राउंड पर आते हैं, तो हमें एक लाइन में खड़ा होना चाहिए। केवल खड़ा नहीं था, उनके घुड़की मतलब उनकी जो डरने की आवाज है वह, तथा ठुड्डों के भय से हम सभी कतार के पहले और आखिरी लड़के का ध्यान रखते, सीधे कतार में बने रहने का प्रयत्न करते। उनके ठुड्डे मतलब पैर की नोक सी की गई चोट, तो वो इस तरह से मारते थे बच्चों को, अपने पैर की नोक से, मतलब लात से ही मारते थे बच्चों को। तो उनका इतना डर था बच्चों के बीच में, जो पीटी के टीचर थे उनके, तो वो इतनी मारपीट करते थे, तो मारपीट के भय से बच्चों को डिसिप्लिन लग गई थी एटलीस्ट स्कूल में। तो बच्चे क्या करते थे कि जो पहले वाले लड़के हैं और जो लास्ट वाले लड़के हैं, वो सीधी लाइन देखते थे कि सारे मिडल वाले बच्चे लाइन में है या नहीं, या फिर हम उनके स्ट्रेट लाइन में है या नहीं, इस तरह से वो अच्छे से लाइन बनाते थे। सीधी कतार मतलब लाइन, पंक्ति के साथ साथ हमें यह ध्यान भी रखना होता था कि आगे पीछे खड़े लड़कों के बीच की दूरी भी एक सी हो। मतलब सिर्फ लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए ऐसा नहीं था, और 2 बच्चों के बीच में जो अंतर होता है वह भी सभी बच्चों में समान होना चाहिए था। जैसे कि हम भी स्कूल में यही करते हैं कि जो आड़ी लाइन है और जो तिरछी लाइन है, मतलब दोनों तरफ से हम देखते हैं कि बच्चे सभी 2 बच्चों के बीच में समान अंतर हो। सभी लड़के उस पीटी से बहुत डरते थे, क्योंकि उनका जितना सख्त अध्यापक न कभी किसी ने देखा न सुना था। सख्त मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो पीटी के टीचर, तो सभी बच्चे उनसे बहुत डरते थे। यदि कोई लड़का अपना सिर भी इधर उधर हिला देता या पांव से दूसरी पिंडली खुजलाने लगता, तो वह उसकी ओर बाघ की तरह झपट पड़ते और खाल खींचते के मुहावरे को प्रत्यक्ष करके दिखा देते। मतलब वो इतने स्ट्रिक्ट थे, अगर कोई बच्चा इधर उधर थोड़ा सा भी कोई हिले तो वो बहुत इतनी तेजी से आते, और तो इस तरह से वो बाघ की तरह आते थे। मतलब अचानक से वो बच्चों को मारने लगते थे, झपट पड़ते, मतलब जिस तरह से बाघ
हमला करता है लोगों के ऊपर, उस तरह से वह अचानक से हमला कर बहुत मारते थे। खाल खींचते मतलब बुरी तरह पीड़ा पहुंचाना या फिर बुरी तरह पीटना। खाल खींचना ये मुहावरा है, इसका मीनिंग है बुरी तरह पीड़ा पहुंचाना या फिर पीटना। तो इस मुहावरे का प्रत्यक्ष करके, प्रत्यक्ष करना मतलब सामने दिखाना कि खाल खींचना किसे कहते हैं, वो बच्चों को पता चल जाता कि हाँ इतना मारा है तो इसे ही खाल खींचना कहते हैं। मतलब इतनी मारपीट वो बच्चों के साथ किया करते थे। एक्चुअली इतना बच्चों को नहीं मारना चाहिए, लेकिन उस जमाने में ऐसा ही होता था। अध्यापक भी और जो पेरेंट्स होते थे वो भी, खास करके पिताजी, बच्चों को अगर गलती हो जाए तो बहुत ही जोर से मारते थे। परंतु हेडमास्टर शर्मा जी उसके बिल्कुल उलट स्वभाव के थे। वह 5वीं और 8वीं श्रेणी को अंग्रेजी स्वयं पढ़ाया करते थे। और जो हेडमास्टर जो है, प्रिंसिपल शर्मा जी है, वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे। वो पीटी के अध्यापक के बिल्कुल विपरीत मतलब उल्टे स्वभाव के थे। वो बहुत ही अच्छे थे। बच्चों को इतनी जोर से नहीं मारना चाहिए, ये उनकी राय थी। और वह 5वीं और 8वीं श्रेणी मतलब क्लास को वह इंग्लिश पढ़ाते थे। हमारे में से किसी को भी याद न था कि 5वीं श्रेणी में कभी भी उन्हें किसी गलती के कारण किसी को चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। मतलब जब लेखक 5वीं कक्षा में थे तब लेखक को अभी तक याद नहीं है कि अगर उनसे कुछ गलती हुई है, लेखक से या फिर उनके दोस्तों से, क्लासमेट से। अंग्रेजी विषय तो डिफिकल्ट था उस जमाने में, उस जमाने के हिसाब से बच्चों से। तो कभी भी उनको गलती करने पर इतना नहीं मारा था या फिर चमड़ी उधेड़ते देखा या सुना हो। मतलब इतना कभी मारा नहीं था या फिर मारते भी नहीं थे वो। चमड़ी उधेड़ना हमारे लिए बिल्कुल ऐसा शब्द था जैसे हमारी सरकारी मीडियम स्कूल का नाम। मतलब चमड़ी उधेड़ना मतलब बहुत जोरों से मारना, ऐसा शब्द था, बिल्कुल ही उनको लर्न हो गया था, क्योंकि रोज ही वो पीटी के अध्यापक उनकी चमड़ी उधेड़ दिया करते थे। अधिक से अधिक वह गुस्से में बहुत जल्दी आंखें झपकते। अपने लंबे हाथ की उल्टी उंगलियों से एक चपत हमारे गाल पर मार देते। तो मेरे जैसे सबसे कमजोर शरीर वाले भी सिर झुकाकर मुंह नीचा किए हंस देते। मतलब वो जो उनके प्रिंसिपल है, अगर बहुत गलती की हो तो वो क्या करते थे, सिर्फ आंखें झपकते मतलब आंख बंद करना और खोलना, मतलब ऐसे बड़ी आंखों से वो देखते थे। या फिर अगर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता तो नहीं था, अगर आए तो वो बहुत ही छोटी सी एक चपत मतलब हल्की चपेट, या फिर हम थप्पड़ कहते हैं, बहुत ही छोटी सी, बहुत जोर से नहीं, मतलब बहुत ही बच्चों को ईजा बिल्कुल न हो, इस तरह से वो एक चपत मार देते थे। लेखक जो थे वो सबसे दुबले पतले थे, सबसे कमजोर शरीर वाले थे। अगर वह चपत लेखक को भी लगती तो लेखक और उनके जो बाकी के दोस्त थे तो वो तो बहुत स्ट्रांग थे, वो नीचे सिर कर सिर्फ हंसते थे। वह चपत तो जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मजेदार लगती, जो तब पैसे की शायद 2 आ जाया करती थी। मतलब वो इतने कम मारते थे, कभी कभी मतलब बहुत गुस्सा आ जाए तब मारते थे। तो लेखक हंस देते थे उनकी मारपीट पर। तो इनको ऐसा लगता था कि वो जो चपत है तो वह भाई भीखे की नमकीन पापड़ी, जो नमकीन पापड़ी होती है, भाई भीखा मतलब एक दुकानदार का नाम था, तो उसकी नमकीन पापड़ी की तरह लगती थी। और तब वह शायद पैसे की 2 आ जाया करती थी, मतलब 1 पैसे की। देखो अब हमें पैसे तो आपको पता ही नहीं होंगे कि आपके रुपए, आपके जमाने में तो रुपए है, या फिर 50 पैसे आपने देखे होंगे। तो ये जो पापड़ी है वो 1 पैसे की 2 मिलती थी, क्योंकि उस जमाने में पैसे 1 पैसा 5 पैसे या फिर आना भी था, तो इस तरह से बहुत ही सस्ता जमाना था वो। परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी जहां खुशी से भागे जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों को छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। मतलब जो उनके प्रिंसिपल थे वो तो बहुत अच्छे थे, सिर्फ पीटी के टीचर ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, फिर भी स्कूल उनके लिए ऐसी जगह नहीं थी कि सारे बच्चे भाग जाया करते। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि उस जमाने में बच्चों को पढ़ाई में उतनी दिलचस्पी नहीं थी, और बच्चों को ही नहीं, सिर्फ उनके पेरेंट्स जो थे वह भी बच्चों को उतना अच्छे से पढ़ाना लिखाना, ये उनके कुछ सपने नहीं थे। तो वहां पर भी पहली कच्ची श्रेणी से लेकर 4थी श्रेणी तक, पहली कच्ची श्रेणी मतलब 1st स्टैंडर्ड से लेकर 4थी तक, और केवल 5-7 लड़कों को छोड़
हम सभी रोते चिल्लाते हैं, मतलब सिर्फ 5-7 बच्चे ही ऐसे थे जो खुशी खुशी या फिर बिना रोते हुए स्कूल जाया करते थे। लेकिन बाकी के जो सारे बच्चे हैं, लेखक भी उनमें थे कि जो रोकर ही स्कूल जाया करते थे या फिर चिल्लाकर ही स्कूल जाया करते थे, उनको उतना इंटरेस्ट नहीं था स्कूल जाने में। परंतु कभी कभी ऐसी सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता। जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियां हाथों में पकड़ाकर 1 2 3 कहते। झंडियां ऊपर नीचे दाएं बाएं करवाते तो हवा में लहराती और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते। फिर भी कभी कभी लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था, तो सिर्फ किस वजह से, स्काउटिंग आपको पता होगा, शायद आप भी 8th स्टैंडर्ड में या फिर 9th स्टैंडर्ड में आपने उसमें हिस्सा लिया होगा, जो हम मार्च परेड कहते हैं उसको। तब वो सिर्फ उस पीरियड के लिए लेखक को फिर स्काउटिंग की प्रैक्टिस के लिए लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था। जब पीटी के जो अध्यापक है तब उनके हाथ में जब झंडियां होती है वह देते थे और फिर 1 2 3 कहते और फिर वो झंडियां लेखक आगे दाएं बाएं ऐसे फहराते थे, तब लेखक को बहुत ही मजा आता था। मतलब स्काउटिंग के पीरियड के लिए लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगता था। और फड़फड़ाती झंडियों के साथ खाकी वर्दी, उस जमाने में जो स्काउटिंग के लिए खाकी कलर की वर्दी दी जाती थी, ड्रेस दी जाती थी, यूनिफॉर्म, और गले में 2 रंगे मतलब 2 रंगों का रुमाल, आपने देखा होगा, शायद आपको भी होगा कि वो 2 कलर का होता है रुमाल, वह लटकाए जब वो अभ्यास किया करते थे, अभ्यास मतलब प्रैक्टिस किया करते थे स्काउटिंग की, तब लेखक को बहुत ही मजा आता था। हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल बिगिन अगेन 1 2 3 3 2 1। मतलब जब वह कोई गलती नहीं करते थे, लेखक या फिर उनकी जो दोस्त थे या फिर सहपाठी थे, अगर कोई गलती ना करते तो वह मतलब वो जो उनके पीटी के अध्यापक है वह अपने चमकीली आंखें, मतलब उनकी आंखें उस तरह से थी, तो वह झपकाते मतलब खोलकर बंद करते, मतलब कि वह सेटिस्फाइड थे बच्चों की जो प्रैक्टिस थी या फिर जो अभ्यास था स्काउटिंग का, तो उससे वह खुश थे, इसलिए वह कहते कि शाबाश, वेल बिगिन, मतलब एक बार फिर से करो। इस तरह से वो उनकी प्रैक्टिस लिया करते थे। उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे जीत लिए हो। तमगे मतलब पुरस्कार। मतलब जब उनके पीटी के अध्यापक उनको शाबाश कहते, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, कभी कभी ऐसा अच्छा बर्ताव करते थे, जब स्काउटिंग के समय बच्चे अच्छे से करते थे प्रैक्टिस, तब वो उनको शाबाश कहते। तो उनकी शाबाशी से लेखक और उनके दोस्त इतने खुश होते थे कि उनको ऐसे लगता कि शायद उन्होंने किसी स्काउटिंग का या फिर किसी आर्मी का कोई पुरस्कार जीत लिया हो, इस तरह से उनको बहुत खुशी होती थी। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारी सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डो मतलब गुड़ का बहुवचन से अधिक मूल्यवान लगने लगती। मतलब जब उनके अध्यापक जो दूसरे इंग्लिश के हो या फिर हिंदी के, मैथ्स के, जब उनकी नोटबुक पर कोई गुड लिखते थे तो उससे भी ज्यादा इनको जब उनके पीटी के अध्यापक उनको गुड या फिर अच्छा कहते तब उनको खुशी होती थी, क्योंकि ये कभी उनको मतलब हमेशा डांटते ही थे, डांट तो कम थी लेकिन मारपीट ही ज्यादा होती थी। कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब के डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल मतलब सम्मान बहुत बड़ी थी। मतलब लेखक को या फिर उनके दोस्तों को, जो उनके पीटी अध्यापक है, जब वह उनको प्यार से शाबाशी देते तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। 2 साल या फिर 4 साल अगर पढ़ाई करके भी किसी दूसरे अध्यापक ने शाबाशी दी हो, लेकिन अगर कंपैरिजन करे, तुलना करे, तो उनको पीटी के जो अध्यापक है, टीचर है, उनकी शाबाशी बहुत अच्छा लगती थी। परंतु यह भी एहसास रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता है कि सतीगुरु मतलब सतगुरु के भय से ही प्रेम जागता है, ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारी प्रेम की भावना जग जाती। मतलब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि अगर सतगुरु के भय से ही उनके प्रति प्रेम जागता है, अगर हम भगवान से डरते भी है तो इस प्रकार से हम उनके प्रति प्रेम भी करने लगते हैं, सिर्फ भय ही नहीं रहता, प्रेम भी रहता है। जब अध्यापक, पीटी के अध्यापक उनको डिसिप्लिन भी लगाते थे
और अगर उनको जो पीटी पीरियड के जो स्काउटिंग का जो पीरियड के समय अच्छे से प्रैक्टिस करते थे उनको शाबाशी भी देते थे। तो इस प्रकार से उनके मन में, लेखक के मन में जो पीटी के टीचर है उनके लिए सम्मान भी बढ़ गया था। यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के बाद एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी। मतलब यह इस प्रकार था, जब अगर हमें कोई बहुत बार डांट दे लेकिन प्यार से, अगर बहुत ही प्यार से लास्ट में अगर हमें समझाए या फिर शाबाशी दे या फिर हमारे काम की तारीफ करे तब हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही था कि जब साल भर में मार भी खाओ लेकिन स्काउटिंग की प्रैक्टिस अगर लेखक अच्छे करते हैं तब उनको जो शाबाशी मिलती थी उससे लेखक बहुत ही खुश हुआ करते थे। हर वर्ष अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे। जब लेखक नेक्स्ट ईयर जाते थे, दूसरे श्रेणी में, दूसरे क्लास में जाते थे, तब उनको पुरानी पुस्तकें मिलती थी। जो उनके अध्यापक है, हेडमास्टर शर्मा जी है, वो किसी दूसरे बच्चे के घर में पढ़ाने के लिए जाते थे, ट्यूशन लेने के लिए जाते थे। तो वो बहुत ही धनाढ्य थे, मतलब अमीर लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी आगे रहा। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तकें ले आते। हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। यदि नई किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। जो उनके हेडमास्टर जी है, जो शर्मा जी है, उनको पता था कि लेखक की जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फाइनेंशियली, मतलब उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। लेखक बहुत ही गरीब परिवार से थे। तो शर्मा जी क्या करते थे, एक घर में ट्यूशन लेने के लिए जाते थे, एक बच्चे की होम ट्यूशन के लिए जाते थे। वो बहुत ही अमीर थे और उस घर का जो बच्चा था जिसकी ट्यूशन लेने के लिए जाते थे वह लेखक से 1-2 साल से बड़ा था। तो उसकी पुरानी पुस्तकें लेखक को मिल जाती थी। अगर लेखक उस जमाने में कहते कि मुझे नई पुस्तकें लानी है, तब उन पैसों की, पुस्तकों की कीमत सिर्फ 1-2 रुपए थी। उस जमाने में काफी सस्ता होता था, लेकिन उस जमाने में पैसे भी लोगों को उतने नहीं मिलते थे। तो उस जमाने के 1-2 रुपए मतलब काफी होते थे उनके हिसाब से, क्योंकि उस जमाने में जो लोग काम करते थे उनका जो पैसे उनको मिलते थे वो बहुत ही कम मिलते थे। इसीलिए शर्मा जी लेखक को पुराने पुस्तकें देते थे। लेकिन अगर लेखक की इतनी परिस्थिति गरीब थी, आर्थिक परिस्थिति, अगर वो कहते कि मुझे नई पुस्तकें चाहिए, तो उनके घर वाले कहते कि तुम अभी पढ़ाई छोड़ दो, स्कूल नहीं जाना है। क्योंकि उनके जो घर वाले थे उन किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी या फिर इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। कोई 7 साल स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। मतलब जब लेखक 7 साल स्कूल में पढ़े थे तब सिर्फ पढ़ सके क्योंकि उनको पुस्तकें फ्री में मिलती थी, क्योंकि उनके जो अध्यापक है शर्मा जी वो ला कर देते थे किसी दूसरे बच्चे की। कॉपियों, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते। होल्डर मतलब नीब लगाकर लिखने वाला पेन जैसा उपकरण, और इसका जो खर्चा आता था साल भर में सिर्फ 1-2 रुपए पूरे साल में, लेकिन वो भी मुश्किल से मिला करते थे, लेकिन क्योंकि लेखक काफी बहुत ही गरीब परिवार से थे। परंतु उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 1 रुपया जो रकम है बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि उस जमाने में मान लो अगर लेखक के जो पिताजी है कहीं पर मजदूरी करते थे, कहीं पर काम करते थे, तो 1 रुपया उनकी सैलरी हो सकती थी, क्योंकि 1 रुपये में काफी चीजें भी उस समय में आ सकती थी, जो कि अब एक सिर्फ चॉकलेट आता है। 1 रुपये में 1 सेर घी आया करता और 2 रुपये की 1 मन मतलब 40 सेर गंदम, गंदम मतलब चावल। मतलब उस जमाने में 1 रुपये में काफी सामान आया करता था। एक सेर घी मतलब घी का कुछ एक माप है वह भी आया करता था, और चावल भी मिल लिया करते थे। लेकिन 1 रुपये में आज तो क्या सिर्फ एक चॉकलेट आता है। इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के ही स्कूल जाया करते। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। उस जमाने में पैसे भी नहीं थे लोगों के पास, गरीब लोग थे। आज मतलब बहुत ही परिवर्तन हुआ है, लोग अच्छी नौकरी करने लगे हैं
देश विदेश से कंपनियां हमारे भारत में आकर बस गई है, लोग बहुत पढ़ रहे हैं। लेकिन उस जमाने में गरीबी का मेन कारण था अशिक्षा, शिक्षा नहीं दी जाती थी लोगों को। इसलिए जो आज हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ लिख कर हमें आगे बढ़ना है, हमें अच्छे से नौकरी करनी है या फिर अच्छे से बिजनेस हमें खोलना है या फिर अच्छे से कमाई भी हम इस शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने के जो बच्चे होते थे उनके दिल में पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ही दिलचस्पी नहीं थी, या फिर उनके जो पेरेंट्स थे उनको भी पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं था। जो उनको सदियों से चला आ रहा है, कोई काम है या फिर बिजनेस, मान लो कोई किसान है तो उसका बेटा खेती ही करेगा, या फिर कोई कुम्हार है तो उसका बेटा वही मूर्तियां वगैरह बनाएगा। तो इस प्रकार से वो अपनी परंपरागत जो बिजनेस है या फिर जो कुछ काम है, दुकान वगैरह, वही किया करते थे। इसलिए वो अमीर नहीं बन सकते थे। लेखक के परिवार में लेखक ही पहले पढ़ने वाले व्यक्ति थे, परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव मतलब रोमांच या फिर इंटरेस्ट कभी भी महसूस नहीं हुआ, जिसका जिक्र मतलब चर्चा कुछ लड़के किया करते। अजीब बात थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन बहुत उदास होने लगता था। मतलब लेखक को भी उतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी लेखक को दिलचस्पी न होने का कारण एक था कि लेखक को हमेशा पुरानी पुस्तकों की कॉपियां ही मिल लिया करती थी। इसका ठीक ठाक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, परंतु जिसको भी मनोविज्ञान की जानकारी है या फिर जितनी भी जानकारी लेखक को मिली है, मनोविज्ञान मतलब मानस शास्त्र, साइकोलॉजी, इस अरुचि मतलब दिलचस्पी न होना या फिर इंटरेस्ट न होना का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई और नए मास्टरों की मारपीट का भय ही कहीं भीतर जमकर बैठ गया था। लेखक और उनके ऐसे ही जो दूसरे दोस्त थे, उनको आगे पढ़ाई करने का जो मेन जो रीजन था कि हमें पढ़ाई नहीं करनी है या फिर उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, तो इसका मेन रीजन एक तो था कि आगे की श्रेणी की जो मुश्किल पढ़ाई है, लेखक को उनको डिफिकल्ट लग रही थी पढ़ाई, और दूसरा रीजन था कि नए मास्टरों की मारपीट, क्योंकि उस जमाने के मास्टर जी बहुत ही मारपीट मतलब हाथ से नहीं किसी छड़ी से मारा करते, तो इतना मारा करते थे। मतलब उस जमाने के पेरेंट्स भी कुछ कंप्लेंट्स वगैरह आज की तरह उतना नहीं था, इतनी मारपीट किया करते थे छड़ी से कि उनको बहुत ही डर लग रहा था। तो इस मारपीट की वजह से ही लेखक को और उनके दोस्तों को आगे की क्लास में एडमिशन लेने के लिए उतनी रुचि या फिर इंटरेस्ट नहीं था। सभी तो नए न होते थे, परंतु 2-3 हर साल ही वह होते जो कि छोटी श्रेणी में नहीं पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक नए साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते हैं कि जैसे हम हरफन मौला हो गए हो, और यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते। एक तो रीजन था कि अध्यापकों की पिटाई, और दूसरा रीजन था कि जो नए अध्यापक थे उनको छोटी कक्षा में, छोटी मतलब फर्स्ट सेकंड में नहीं पढ़ाया करते थे, जो सेकेंडरी है मतलब 5वीं 6ठी कक्षा में उनको पढ़ाया करते थे। तो उन अध्यापकों को इन बच्चों के प्रति बहुत ही अपेक्षा थी कि इनको अच्छे से सब आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से अगर उनको नहीं आता था, जैसे उनकी अपेक्षा थी कि इन बच्चों को ये आना चाहिए, इतनी पढ़ाई उनको आनी ही चाहिए, अगर लेखक को और उनके साथियों को इतना नहीं आता तो वो बहुत ही मारपीट किया करते थे और उनकी चमड़ी उधेड़ देना को तैयार होते थे, मतलब बहुत ही मारपीट करने को वो तैयार होते थे। हरफन मौला मतलब हर कला में माहिर, मतलब हर चीज उनको आ जानी चाहिए, ऐसे उनके अध्यापकों की उनके प्रति अपेक्षा थी। इन्हीं कुछ कारणों से केवल किताबों कॉपियों की गंध से ही नहीं, बाहर के बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्तों के दोनों और जो आलियार के झाड़ उगे थे उसकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। मतलब लेखक को सिर्फ पुस्तकों की गंध ही अच्छी नहीं लगती थी ऐसा नहीं है, तो स्कूल के दूर से गेट के बाहर से ही उनको गेट के अंदर जाने का मन नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मारपीट की वजह से अध्यापक बहुत ही डांटते थे। डांट तो बहुत कॉमन बात थी, लेकिन मारते बहुत थे, छड़ी से ही बहुत पीटा करते थे। कभी कभी उनके हाथ पैर सूज जाते थे, कभी कभी खून भी निकलने लगता था। इतनी मारपीट उनके अध्यापक किया करते थे, इसलिए वो बहुत ही उदास रहा करते थे।
परंतु स्कूल एक दो कारणों से अच्छा भी लगने लगता। मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउट की परेड करवाते तो लेफ्ट राइट के आवाज या मुंह में ली व्हिसल से मार्च कराया करते। फिर राइट टर्न या फिर लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहते, पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं का एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते अकड़कर चलते तो ऐसा लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण आदमी हो, फौजी या फिर जवान। मतलब लेखक को स्कूल जाने के लिए सबसे अच्छा रीजन था, सबसे अच्छा ये बात थी कि उनको जो स्काउटिंग का पीरियड है, मतलब जैसे हम मार्च पीरियड करते हैं हमारे स्कूल में भी, उस प्रकार से जब उनके स्कूल में भी स्काउटिंग होती थी तो दाएं से बाया या फिर जो उनके मास्टर प्रीतम चंद जी जो है पीटी के अध्यापक, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन जब स्काउटिंग की प्रैक्टिस लेते थे, मार्च परेड जब चलती थी तो वो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इन बच्चों को उस चीज में बहुत इंटरेस्ट था तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से किया करते थे। तो वो जो प्रीतम चंद जी है मास्टर जी, वो भी बहुत खुश हुआ करते थे और उनको बहुत अच्छे से वो शाबाशी देते थे और लेखक को मतलब बहुत ही अच्छा फील होता था जब वो लेफ्ट राइट या फिर यू टर्न इस तरह से, और उनकी जो जूतों की आवाज है, ठक ठक जो उनकी आवाज है, वो भी लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। तब लेखक को ऐसा लगता कि हम कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, कोई स्पेशल आदमी जैसे फौजी हो या फिर जवान हो, उस तरह से उनको महसूस हुआ करता था। और जो स्काउटिंग की जो खाकी कलर की जो पोशाक है या फिर जो उनकी जो ड्रेस है या फिर उनका जो दी जाता था या फिर जो स्कार्फ था, जो 2 रंगों का स्कार्फ था, वो भी लेखक को ड्रेस बहुत अच्छी लगती थी। इसलिए सिर्फ एक रीजन था स्कूल जाने के लिए कि उनको स्काउटिंग का पीरियड बहुत अच्छा लगता था। दूसरे विश्व युद्ध का समय था, परंतु हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था और तमिलनाडु में कोडा ए केनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था। उस राजा का बेटा कहते थे अभी विरासत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेजी की ही चलती थी। फिर भी राजा के न रहते अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। ये जो कहानी है, मतलब जब लेखक ने लेखक का जो बचपन है, उस समय में हमारे भारत को स्वातंत्र्य नहीं मिला था, अंग्रेजों का राज हमारे ऊपर था। तो दूसरा महायुद्ध जिसकी आपको हिस्ट्री में होगा या है आपको हिस्ट्री में, तो जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तब उनकी जो रियासत के जो राजा थे 1923 में उनको गिरफ्तार कर लिया था। जो जहां पर लेखक पंजाब में थे वहां के जो राजा थे उनको अंग्रेजों ने जबरन गिरफ्तार कर लिया था और वहां पर जंग शुरू होने से पहले ही उनका देहांत हो गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी। और वहां पर मतलब उसके राज्य में अब राजा भी नहीं था, फिर भी देसी रियासत मतलब प्रदेश का जो शासन है वह अंग्रेज पर ही चलती थी, अंग्रेज ही सब देखते थे क्योंकि वहां के राजा की मृत्यु हो गई थी। तो हमारी रियासत के गांवों से जबरन भर्ती नहीं कर पाया था। लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी हुआ करते, नौटंकी मतलब नाटक करने वाले भी होते थे। वे रात को खुले मैदानों में शामियाने लगाकर, शामियाना मतलब कपड़े का पंडाल, टेंट कहते हैं हम उसको, लोगों को फौज के सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। मतलब अंग्रेज ऐसे ही रात के समय में वहां पर आते थे और फौज में भर्ती करने के लिए, तो सेना में भर्ती करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते थे क्योंकि उनको सेना की जरूरत थी। तो वो बहादुरी के दृश्य दिखाकर या फिर सेना को जो सुख सुविधाएं दी जाती है और जो फैसिलिटी दी जाती है सेना के लोगों को या फिर फौजी लोगों को, उसके बारे में बताते ताकि लोग लालच में आकर सेना में भर्ती हो जाए। मतलब सेना में भर्ती होना अच्छी बात है लेकिन अपने मन से, अपने दिल से होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग लालच दिखाते थे। उनका एक गाना अभी भी याद है, कुछ मस्खरे अजीब सी वर्दियां पहने, मस्खरे मतलब मजाक करने वाले या फिर जो हंसाने वाले जो लोग थे, अजीब सी वर्दियां पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने गाया करते। मतलब इन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए या फिर सेना में शामिल होने के लिए वो इस तरह से कुछ अटकलें किया करते थे ताकि लोग क्या हो जाए, प्रोत्साहित हो जाए और सेना में भर्ती हो जाए, ताकि अंग्रेजों का जो सैन्य दल है वो बड़ा हो जाए।
फिर वह गाने भी गाते थे, भर्ती हो जा रे रंगरूट, रंगरूट मतलब सैनिक, भर्ती हो जा रे मतलब तुम सेना में भर्ती हो जाओ। अठे, अठे मतलब यहाँ, मिले से टूटे लीतर, टूटे लीतर मतलब टूटे हुए जूते, उठे मिलेंदे बूट, उठे मतलब वहां अच्छे से बूट मिलेंगे, मतलब वहां की जो सुख सुविधा है जो उनको देने वाले हैं, फौजी लोगों को देने वाले, उसके बारे में वो लालच दिखाते थे कि तुम सेना में भर्ती हो जाओ। अठे मतलब यहाँ तुम्हें क्या टूटे फूटे जूते ही मिल रहे हैं, टूटे चप्पल है तुम्हारे, लेकिन उठे, उठे मतलब वहां तुम्हें अच्छे से जूते मिलेंगे। भर्ती हो जा रे रंगरूट, अठे पहन से फटे पुराने, उठे मिलेंगे सूट। अठे पहन से मतलब यहाँ तुम्हारे लिए बहुत ही फटे पुराने हैं कपड़े, वहां मिलेंगे सूट, मतलब यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है, तुम गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, लेकिन अगर तुम सेना में भर्ती हो जाते हो तो तुम्हें वहां पर अच्छे से सूट मिलेंगे, मतलब तुम्हें अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, तो इसीलिए तुम वहां पर सेना में भर्ती हो जाओ। भर्ती हो जा रे रंगरूट मतलब तुम भर्ती हो जाओ, रंगरूट मतलब सैनिक। इस तरह से वह उनको सेना में जो सुविधाएं मिलती थी उसके बारे में बताते थे, ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए सेना के प्रति और भर्ती हो जाए। इन्हीं बातों से आकर्षित हो कुछ नौजवान भर्ती के लिए तैयार हो जाया करते, मतलब वहां पर लालच दिखाया करते थे और इसी लालच के बली कुछ लोग पढ़ते थे, मतलब सेना में भर्ती होना अच्छी बात है, तो इसलिए इस प्रकार से कुछ वहां के लोग सेना में भर्ती हुआ करते थे। कभी कभी हमें भी महसूस होता कि हम भी फौजी जवानों से कम नहीं। धोबी की धुली वर्दी, धुली वर्दी मतलब धोई हुई जो पोशाक है, और पॉलिश किए बूट और जुराबों को पहने जब हम स्काउटिंग की परेड करते तो लगता हम फौजी ही है। मतलब लेखक को फौजी या फिर सैनिक के प्रति बहुत ही अट्रैक्शन था, इसलिए वह महसूस करते थे अपने स्कूली दिनों में जब स्काउटिंग की प्रैक्टिस चल रही थी या फिर मार्च परेड हो रहा था, तब उनको लगता था हम भी सेना से कुछ कम नहीं है, क्योंकि उनको जो वर्दी दी जाती थी, धोबी धुली वर्दी, बहुत अच्छी वर्दी थी, खाकी रंग की थी, और पॉलिश किए हुए बूट, उनको अच्छे से शूज भी दिए जाते थे, और जब वो उस प्रकार से स्काउटिंग की प्रैक्टिस करते थे तब उनको बहुत ही अच्छा लगता था, खुद को एक फौजी की तरह वो महसूस किया करते थे। तो इसीलिए उनको स्कूल जाने की सबसे बड़ी बात थी कि उनको स्काउटिंग करने को मिलती थी या फिर मार्च परेड करने को मिलती थी। बच्चों, इस कहानी का अगला हिस्सा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी।